बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डाटा सेंटर्स के बारे में पढ़ा था। कुछ डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, उनकी कुछ लोकेशंस जो हैं उनके बारे में पढ़ा था कि उनकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी जगह पे जो है वो इस तरह के डाटा सेंटर्स जहाँ पे कोई भी हमारे पास इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहाँ पे सेव करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेव करने के लिए आपके पास कौन सी ऐसी स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है एक डाटा सेंटर को लेते हुए, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले कुछ फिजिकल जो कि उसका स्ट्रक्चर था एक, ठीक है, कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जिस बिल्डिंग के अंदर, अब लाजमी सी बात है कि आप कोई भी डाटा सेंटर बनाते हैं तो आप उसे किसी ओपन जगह पर तो नहीं बनाएंगे, किसी ओपन एरिया में। डाटा सेंटर बनाने के लिए आपके पास कोई एक रूम, कोई उसका इंटीरियर, कोई एक्सटीरियर, इस तरह का कोई इन्वायरमेंट चाहिए होगा। तो उसको आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा फिज़िकल सिक्योरिटी, हमने बात की थी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी एक नेटवर्क अच्छा प्रोवाइड करते हैं लेकिन जब तक आप उसे सिक्योर नहीं बनाते तो तब तक उस नेटवर्क का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस दे लें, जितना मर्ज़ी अच्छा वो नेटवर्क जो है वो रिलायबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब तक वो नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा कोई भी बंदा उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी जो एंड यूज़र है वो उस नेटवर्क को यूज़ नहीं करेगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि तमाम की तमाम जितनी भी नेटवर्किंग की डिवाइसेस होती हैं, जितने भी नोड्स या जितने भी एक डाटा सेंटर के अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, उनको ऑन रखने के लिए, उनको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको पावर जो है वो रिक्वायर होती है। पावर मतलब ये लाइट जो है की बेस पे, जिसके बिहाफ पे आपके सर्वर्स वगैरह, आपके सर्विलेंस कैमराज वगैरह जो है वो ऑन होते हैं या चल रहे होते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखी थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जी, सर्वर एनवायरनमेंट के हवाले से। इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू दे दूँ कि इस लेक्चर में हम बेसिकली सर्वर के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को सर्वर के बारे में बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि सर्वर कौन सी मशीन होती है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करता है एक सर्वर, ठीक है। तो अपनी रियल लाइफ में अगर आप एग्जांपल लें कोई भी चीज़, नेटवर्किंग की टर्म, नेटवर्क से थोड़ा सा हट के अगर देखें तो सर्वर बेसिकली कौन सी चीज़ होती है। सर्वर आपके पास कोई एक कंप्यूटर, कोई मशीन हो सकती है, या फिर कोई आपके पास ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको सर्व कर रहा होता है, कोई ना कुछ चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। प्रोवाइड आप वो कैसे करता है, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखते हैं कि आप जब बैठते हैं तो कुछ ही देर में एक वेटर आ जाता है, ठीक है। आपसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लेने के बाद आपको आपके ऑर्डर के मुताबिक जो है वो सर्व कर देता है, कोई भी चीज़ दे देता है। तो जनरल मतलब मीनिंग इसका यही है। उसके अलावा नेटवर्क की टर्म में अगर हम बात करें तो सर्वर आपके पास कोई एक प्रोग्राम या कोई एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है, मशीन या कोई एक कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी इस तरह की जो नोड होता है, नेटवर्किंग नोड, वो आपका एक सर्वर होता है जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटिंग के अंदर। उसके अलावा सर्वर जो है ये क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर है। बेसिकली आर्किटेक्चर की दो टाइप्स हैं आपके पास। एक होता है आपके पास पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जो आप सीसीएन के अंदर पढ़ चुके हैं, और एक होता है आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं। आगे इसकी फर्दर वेरिएशन भी है, उसको हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन हम सिर्फ दो जो बेसिक टाइप्स हैं इसकी आर्किटेक्चर की उसको डिस्कस कर रहे हैं कि एक होता है आपके पास पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक होता है आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अच्छा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कोई बंदा बता सकते हैं? शाबाश। सर क्लाइंट सर्वर का पूछा है ना आपने? जी जी, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क। सर आपकी मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही। क्लाइंट सर्वर का मैं बताऊं? जी जी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका कुछ आइडिया हो आपको या थोड़ा सा बता क्लाइंट सर्वर सर यही होता है, जैसे हम लोग कोई भी सपोज हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र होता है वो क्लाइंट होता है, तो उसके ऊपर हम लिखते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं बिल्कुल। तो वो फिर आगे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि मुझे फलां चीज़ या फलां चीज़ से रिलेटेड डाटा चाहिए, तो फिर उस रिक्वेस्ट को देखते हुए जो सर्वर है वो मतलब हमें रिस्पॉन्स करता है और उसके बिल्कुल एक मुताबिक जो भी ऐसी डाटा मशीन होता है वो हमारे उसके ऊपर शो कर देता है। में अपनी डेली लाइफ में आप डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो
ओवर द इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक्सेस करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, आप कोई भी अपनी मर्जी का कोई वीडियो सॉन्ग, कोई नात या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप फाइंड आउट करते हैं वो वीडियोस हो सकती हैं, या अगर आप गूगल की बात करें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की पिक्चर्स मिलती हैं। अब वो फिजिकली वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होती। जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आप सर्च कर रहे होते हैं, जो आप ब्राउज कर रहे होते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होती। वो तमाम की तमाम जितना भी कंटेंट है, जितना भी डाटा है, आपको एक मशीन से आ रहा होता है, एक कंप्यूटर से मिल रहा होता है, और उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, जिस तरह फेसबुक की अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपकी क्रीडेंशियल्स होती हैं, आप अपना रजिस्टर होकर यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो आपको वहाँ पे जो फेसबुक का सर्वर है वहाँ तक जो है एक्सेस मिल जाती है, और उस सर्वर को यूज़ करते हुए उस सर्वर के अंदर मौजूद जितना भी डाटा है, आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट देखते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, आपके पेजेस होते हैं, उसके अलावा शॉप वगैरह क्रिएट करते हैं, मतलब ई कॉमर्स के लिए या डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। मकसद ये है कि वो जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वो जो आपको इंटरफेस दिखाया जा रहा होता है, जो भी वहाँ पे डाटा पड़ा होता है, वो सारे का सारा आपकी एक सर्वर मशीन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है। तो बात कर रहे थे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हमने थोड़ा सा उसके ऊपर बहस कर लिया, आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क की। अच्छा, क्लाइंट सर्वर की जब आपने बात की, तो आपके पास जितनी भी मशीन होती हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, ये जो एंड पे यूज़र बैठ के उस मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं, वही बेसिकली आपके क्लाइंट होते हैं। या आपका जो ब्राउज़र है वो भी एक क्लाइंट होता है, या आपका जो कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए बाकी तमाम सर्विसेज को, ये सर्वर्स को एक्सेस कर रहा है, वो भी आपका एक क्लाइंट होता है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में आपके पास कोई इस तरह का इंटरमीडिएट नोड या कोई ऐसा लिंक मौजूद नहीं होता जो कि जिसके ऊपर आपकी जो मशीन है वो डिपेंड कर रही होती है। दो डिवाइसेस, आपने टपोलॉजीज के बारे में पढ़ा है, उनमें से किसी एक टपोलॉजी, रिंग टपोलॉजी को ले लें या मैश टपोलॉजी को ले लें, तो इस तरह की कोई टपोलॉजी बनी होती है, और तमाम डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली पीयर टू पीयर कनेक्शन जो है उनके दरमियान होता है, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती हैं, डेडिकेटेड कनेक्शन होते हैं उनके। उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सेंटर में किसी भी एक डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। इट्स मीन के वो जो डिवाइसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे अगर हम क्लाइंट सर्वर की बात करें, तो आपका जो क्लाइंट होता है ये टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? आपकी सर्वर मशीन के ऊपर। ठीक है, इसको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सर्वर के ऊपर। वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा। आप जब भी कोई क्यूरी लिखते हैं गूगल के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर जाके, वेब के ऊपर जाके, तो आप अपनी क्यूरी लिखते हैं, आपने अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, या अपना कोई फाइल सर्वर जो है वो क्रिएट किया हो, आपने किसी फाइल को एक्सेस करना है, मतलब कुछ भी चीज़ जो आप लेना चाह रहे होते हैं किसी दूसरी मशीन से, ठीक है, वो आपका सर्वर होता है, आप इसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद आपकी अथेंटिकेशन होती है, अथेंटिकेशन के बाद आपको रिप्लाई बैक आता है। ठीक है, अगर वो वाली प्रोडक्ट या वो वाली जो चीज़ आप गेन करना चाह रहे हैं, वो या तो आपको इन रिटर्न मिल जाती है, अगर उस सर्वर के अंदर मौजूद है वो वाली फाइल, वो वाली वीडियो, वो वाली ऑडियो, जो चीज़ भी है। तो अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो भी आपको रिस्पॉन्स या रिप्लाई बैक आता है कि जिस चीज़ को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या आपकी क्यूरी ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ें। इज इट क्लियर जी? ओके, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मॉडल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह पूरा जो आपके पास एक आर्किटेक्चर बन रहा है क्लाइंट का, तो क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है। अगर यहाँ पे मैं आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज यहाँ पे आप डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे आपके, एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा है, एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा है, एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा है, तो ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ। एक पीयर टू पीयर इंटरफेस है इनके दरमियान, आपस में डायरेक्टली जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर। आप यहाँ पे देखें कि कोई भी इंटरमीडिएट नोड या कोई भी एक सेंट्रल डिवाइस मौजूद नहीं है जिसको यूज़ करते हुए ये आपस में बातचीत करें। अब इस कंप्यूटर ने इसके साथ बातचीत करनी है, ये कोई डाटा सेंड करना है, कोई फाइल्स वगैरह शेयर करनी है, तो वो डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, कि जब भी इस कंप्यूटर को कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो सबसे पहले किसको रिक्वेस्ट करेगा? सर्वर को। सर्वर जो है वो सर्वर कंप्यूटर इससे डाटा लेके, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये जितना भी डाटा है इन कंप्यूटर्स को तमाम सर्वर पे पड़ा है। यहाँ से अब अगर कोई क्लाइंट ए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, कि इसने क्लाइंट बी का डाटा जो है वो लेना है, यहाँ पे ये क्लाइंट बी है, इसका डाटा, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर उसको ऑथराइज करेगा, मतलब अथेंटिकेशन हो गया, अथेंटिकेशन के बाद सर्वर इससे पूछेगा कि हाँ जी ये डाटा आपका दे दूँ, ये बी का जो डाटा है इसकी डाटाबेस भी इस सर्वर के ऊपर पड़ी है। तो यहाँ से फिर मतलब एक सेंटर में एक लिंक हो गया एक तीसरी डिवाइस, और उस तीसरी डिवाइस से पूछते हुए, या मतलब आप टोटली इस पे डिपेंड कर रहे हैं सर्वर के ऊपर,
ठीक है, ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देगा तो आप इस डिवाइस का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है जी सर्वर एनवायरनमेंट्स के हवाले से हम ये देखेंगे कि जब आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब आप कोई डाटा सेंटर बनाते हैं तो डाटा सेंटर के अंदर लाजमी बात है आपको सर्वर्स चाहिए होंगे, डिफरेंट तरह के सर्वर्स। वेब सर्वर चाहिए होगा, हो सकता है आपको DHCP सर्वर चाहिए हो, आपको FTP सर्वर चाहिए हो डिफरेंट तरह की फाइल्स वगैरह शेयर करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो वो आपको चाहिए होंगे। उन सर्वर्स को क्रिएट करने के लिए सर्वर परचेज करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो वेंडर्स होते हैं, जो इन चीज़ों के मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो इन चीज़ों को बनाते हैं, आपको वो एनालाइज करना है कि वो जो है सर्वर्स वगैरह कौन सी कंपनी जो है उसकी प्रोडक्ट या उसकी जो मशीनें हैं वो अच्छी होती हैं, या कौन सी मशीनें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले कि आप लोगों को किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी आपका जो एंड यूज़र होता है, कस्टमर होता है, आप उसको कोशिश करते हैं कि एक अच्छे से अच्छा या फिर बिल्कुल ईज़ी वे में जो है इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए या उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जिसकी वजह से आपका यूज़र इंटरेक्ट हो और आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने पे वो मतलब आमादा हो इस चीज़ पे कि मैं इस कंपनी की प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं इसके अंदर। मतलब आपने फुल जो है अपना कस्टमर होता है उसके अटेंशन को गेन करना होता है या उसके टेंशन लेनी होती है आपको। उसके अलावा व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ SAT एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आपकी जो टीम होती है या आपके जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्या रोल्स, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर बंदे का एक काम नहीं होगा कि एक बंदा है उसी ने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, एक बंदा उसी ने नेटवर्क को मैनेज करना है, इस तरह का काम जो है वो नहीं होगा, उसी ने डेटाबेस को मैनेज करना है। आपने शुरू वाली स्लाइड्स में पढ़ा होगा कि डिफरेंट तरह के यूजर्स होते हैं आपके पास, या डिफरेंट तरह के जो है एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। आपके नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर अलग से होगा, जो आपकी डेटाबेस को मैनेज कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर अलग से होगा, ठीक है जी। आपका जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपके वेब के ऊपर जितने भी मतलब कंटेंट वगैरह पड़ा है या वेब का जो इंटरफेस है उसको मैनेज करने वाला कोई एडमिनिस्ट्रेटर अलग से होगा। तो इस तरह जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं हर की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का अपना काम होता है, उनकी एक बाउंड्री डिफाइन की गई होती है कि इस बाउंड्री के अंदर रह के ये काम आपने करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि व्हाट इज़ आवर डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ टिप्स हैं जी, मेक ईमेल वर्क वेल, ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास कोई एक ऐसा ऑफिशियल वे या कोई तरीका होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें। देखिए, आप कोई भी जब काम स्टार्ट करते हैं तो हम इसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई एक नेटवर्क डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी एक सिमुलेशन टूल के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो अपने माइंड में एक खाका सा बनाएंगे या स्केच सा बनाएंगे, उसे डायरेक्टली आप उसके ऊपर नहीं बना सकते। सिमुलेशन टूल के ऊपर बना भी सकते हैं लेकिन वो इतना वो जो है ना मतलब कि अच्छा नहीं बनेगा नेटवर्क, या इतना ये कह लें कि रिलायबल नेटवर्क नहीं बनेगा। आप सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पेपर वर्क करते हैं। उससे पहले आप एक पेज के ऊपर उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ जी इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों की आप चेकलिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले अगर एक नेटवर्क डिज़ाइन करना है, उस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर मतलब कौन कौन से जो है वो डिवाइसेज यूज़ होंगी, उसके अंदर सर्वर्स आपको कितने चाहिए होंगे, कौन सा सर्वर क्या काम करेगा, कौन कौन सी डिवाइसेज आपको चाहिए हैं, आया कि आप पर्सनल कंप्यूटर वहाँ पे यूज़ करेंगे या फिर आप लैपटॉप्स या कोई टैबलेट या इस तरह के कोई वायरलेस डिवाइस जो है वो यूज़ करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों की आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये चेक लिस्ट के अंदर सारी वही चीज़ें लिखी हैं। उसके अलावा प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया चेक लिस्ट के अंदर कि आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, ठीक है। कौन सी सर्विस जो है वो पहले प्रोवाइड करनी चाहिए, किस सर्विस के बाहर काम चल सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होती हैं। उसके अलावा चूज़ वेंडर्स नॉन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये थ्योरी लिखी है, आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आप इस तरह बच्चों की तरह मैं मतलब यहाँ पे पढ़ता रहूँगा तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। आपको सिंपल मैं ये बता देता हूँ, चूज़ वेंडर्स नॉन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई एक बंदा आया फॉर एग्जांपल, तो उसने अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, लेट्स सपोज वो मोबाइल एसेसरीज का काम शुरू करना चाहता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो किसी ऐसे बंदे से मिलेगा जिनका पहले ये ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, जिनका ये कारोबार चल रहा है, कोई मोबाइल की उनकी शॉप्स है, तो उससे जाके पूछेगा हाँ जी ये जो चीज़ें हैं आप ये कहाँ से परचेज करते हैं,
कहाँ से लेके आते हैं, वेंडर कौन सा आपका, जिससे ये आप पूरे का पूरा जो स्टॉक है आपका ये पड़ा है, ये आप कहाँ से लेते हैं। आप ये जो जितना भी मोबाइल एसेसरीज का सामान है या आपका जितना स्टॉक है, ये आप आया के लाहौर से लाते हैं या कोई आप मतलब डायरेक्ट कंपनी से लेके आते हैं, या आगे किसी जो जो भी आपका परचून वाला काम मतलब जो बंदा काम करता है उससे लेके आते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो बंदा सबसे पहले पूछेगा, हर बंदा अपने अपने हिसाब से उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ जी, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली प्रोडक्ट या ये वाला जो मोबाइल है, ये मैं फलां कंपनी से लेके आया था, ये इसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने इस कंपनी से वो चीज़ लेना शुरू कर दी, तो इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ठीक है, हो सकता है सेम प्रोडक्ट्स हों लेकिन उनके वेंडर्स जो है वो डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक सैमसंग कंपनी है, सैमसंग की कंपनी, आप कोई एक वेंडर तो नहीं उसका बैठा, ठीक है, मतलब कोई एक तो नहीं बंदा जो उसके होलसेल जितनी भी प्रोडक्ट्स वगैरह उनको सेल कर रहा, हो सकता है मल्टीपल वेंडर्स हों उसके। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह आपको सर्वर्स वगैरह परचेज करते हुए आपको देखना पड़ता है कि आपके जो वेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से सर्वर्स जो हैं वो सर्वर के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अच्छे हैं। वैसे जो हॉलैंड पैकर्ड है एंटरप्राइज, वो जनरली मतलब कि ये समझी जाती है कि उसके जो सर्वर्स होते हैं, ठीक है, वो बड़े अच्छे होते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी जो है कंपनीज हैं, यहाँ पे नीचे फुट नोट के अंदर मैंने लिखी है कुछ, आपने मजीद अगर इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप नेट से जाके गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कुछ आपके सिस्टम्स होते हैं होमोजीनियस, कुछ होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आप एक तरह के जो है वेंडर्स, मतलब किसी एक वेंडर से, अब देखिए आप आपकी शॉप है, आप किसी एक वेंडर से अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो इन केस अगर वो वेंडर जो आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो आपकी जो जितनी भी सप्लाई है, सप्लाई चेन, वो तो रुक जाएगी। ठीक है, आपको वहाँ से जब स्टॉक नहीं मिलेगा, मॉल नहीं मिलेगा, तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपके कुछ एक से ज़्यादा वेंडर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक बंदे से आप चीज़ नहीं ले रहे, आप एक से ज़्यादा वेंडर से, आपको ये एक जो आता है वो सप्लायर, आप उसे कुछ चीज़ परचेज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ दूसरा आता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपके पास एक वेंडर के पास जो भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको मोबाइल एक्सेसरीज की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वैसे हम यहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सर्वर जब परचेज करते हैं तो उस वेंडर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो आपके मतलब एक से ज़्यादा वेंडर्स आपको रखने चाहिए। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर आप सिंगल वेंडर रखेंगे, जिस एक बंदे से आप, तो उसके ऊपर आप सबसे पहले क्या होगा, आपका ट्रस्ट होगा। दूसरा ये है कि जो चीज़ वो आपको दे रहा है उसमें क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं हो सकता। आपको वो चीज़ आप ये देखेंगे कि इस बंदे से मैं इतने टाइम से ये चीज़ ले रहा हूँ, तो इस चीज़ की जो क्वालिटी है या इसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ठीक है, कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी मिलती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप कोई भी सर्वर वो परचेज़ करते हैं। तो ये भी थ्योरी लिखी है। आपको सर्वर परचेज़ करते हुए आप कहते हैं कि हमें चीज़ भी अच्छी मिलनी चाहिए और उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि आपका बजट जो है उसके अंदर फुलफिल, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उस बजट के अंदर फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आपको अपने बजट का ध्यान भी रखना है और उसके अलावा एक अच्छा सर्वर ही परचेज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, आपको अपने माइंड में रखनी। उसके अलावा जितने भी वेंडर्स होते हैं वो तीन तरह की प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं। एक होती है होम बेस्ड, एक होती है बिजनेस बेस्ड, और तीसरी होती है आपके पास लाइन सर्वर बेस्ड। अच्छा, होम बेस्ड जो जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं या होम सर्वर या होम कंप्यूटर आप कह लें, तो ऐसे होते हैं जो एक सिंगल मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। सिंपली एक छोटे से पर्पज़ के लिए आपका अपने घर में एक छोटा सा कोई जो है वो आपने डाटाबेस क्रिएट की हुई है। ठीक है, कोई ऐसी मशीन रखी हुई है, आपने कोई एक्सेल की शीट बनाई हुई है, आपका उसके अंदर कोई अपना पर्सनल जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं आपने वो उसके अंदर सेव किए हुए। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जब भी आप कोई इस तरह की फाइल बना के अपनी एक्सेल की शीट या कोई भी इस तरह का काम करके वो उसके अंदर सेव करते हैं, तो वो आपका एक सर्वर एज अ सर्वर ही काम कर रहा होता है एक सिंगल बंदे के लिए। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा सर्वर, जिस तरह आपके गूगल के या यूट्यूब के सर्वर्स हैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए एक सिंगल पर्सन के लिए, एक पर्सनल यूज़ के लिए वो आपके पास एक सर्वर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा जो है वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, उसकी जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होगी। अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए लाजमी बात है, एक यूज़र है तो उसकी डाटा को स्टोर करने के लिए जो हार्ड ड्राइव चाहिए होगी या जो भी स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी वो थोड़ी कम होगी। लेकिन जब अब एक से ज़्यादा यूज़र्स होंगे, मल्टीपल यूज़र्स या बहुत सारे लोग आएंगे उसी बिज़नेस को अपना उस सर्वर्स को यूज़ करने के लिए, तो एक बिज़नेस का सर्वर चल रहा है चूँकि, तो उसको एक्सेस करने के लिए अब काफ़ी सारे जो हैं वो लोग वो चाहिए होंगे। उसके अलावा लाइन सर्वर्स होते हैं आपके, ये सर्वर लाइन्स,
उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप, अच्छा यहाँ पे कल हमने बात की थी वर्चुअलाइजेशन के बारे में, ठीक है। आपके पास समटाइम ये होता है कि आप किसी भी, आपको एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, एक सर्वर है मेरे पास, बड़ा अच्छा सर्वर है, तो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं दूसरे सर्वर को परचेज कर सकूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन जितनी भी अच्छी है, उसकी हार्ड ड्राइव अच्छी है, उसकी रैम अच्छी है, उसका प्रोसेसर अच्छा है, तो आप क्या करते हैं कि अपने हार्डवेयर के ऊपर, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए अपने एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोगों में से मतलब अक्सर को आइडिया होगा इस चीज़ का, या इसमें क्या होता है आपके पास कि जब आप वर्चुअलाइजेशन या डिफरेंट तरह के टूल्स हैं जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे, उनको इंस्टॉल भी करेंगे उनके ऊपर सिस्टम, डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके पास एक हार्डवेयर है, ठीक है। इस हार्डवेयर के ऊपर आपकी वो एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर आ जाती है, इस हार्डवेयर के ऊपर ये एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर आ गई, जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, अब इस वर्चुअलाइजेशन की लेयर के ऊपर या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप एक ही कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिनक्स चला रहे हैं, यहाँ पे आप यूनिक्स चला रहे हैं, यहाँ पे आप आपका विंडोज चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। ओके जी, उसके बाद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, स्पेशली सर्वर्स की बात कर रहे हैं, जब आप सर्वर परचेज करेंगे तो आप इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे कि जो सर्वर्स हैं उनमें ख़राब भी होना है, उनके जो जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, क्या हमें ये वाले स्पेयर पार्ट्स आइंदा या इन फ्यूचर मार्केट से आसानी के साथ मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि हमने एक सर्वर परचेज कर लिया तो इनकेस अगर वो ख़राब हो जाता है, उसके में कोई मसला कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस तरह का जितना भी कोई उसके अंदर जितनी भी चीज़ें, जितना हार्डवेयर लगा हुआ वो हमें दोबारा कहीं से मिले ही ना, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना होता है। उसके अलावा जितने भी वेंडर्स होते हैं वो आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जब आप उनसे सर्वर परचेज करते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी इतने टाइम के अंदर अगर इस सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम बनी या इस मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम बनी या कोई मसला बना, जिस तरह आपकी किसी चीज़ की गारंटी दी जाती है ना आपको, इसी तरह आपका कॉन्टैक्ट होता है कि हाँ जी 2 साल 3 साल में अगर ये मशीन कोई मसला कोई प्रॉब्लम करती है तो हमारी जो भी टीम है वो आपको ऑन प्रेमिसेस जाके इस चीज़ को जो है वो ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। अब यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है जी फुट नोट के अंदर ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट का क्या मतलब है कि जो भी वेंडर होगा जहाँ पे आपके सर्वर्स वगैरह डाटा सेंटर कन्फिगर्ड हैं वहाँ पे ऑन प्रेमिसेस उस जगह पे जाके आपको वो वाली सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें आपको वो कहते हैं कि हम ऑन प्रेमिसेस नहीं, हम आपको ऑफ प्रेमिसेस मतलब रिमोटली बैठ के उस चीज़ का सोल्यूशन देंगे, या वो वाला सर्वर में जो भी प्रॉब्लम वगैरह जो है वो आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। अच्छा जी, मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी। डाटा की जो इंटेग्रिटी होती है, डाटा को, डाटा की करेक्टनेस कह लें, उसको भी आपने जो है वो ज़हन नशीन रखना होता है, माइंड में रखना होता है कि आपका जो डाटा है वो चेंज ना हो। अगर आपके डाटा के अंदर कोई चेंज आ गया, कोई डुप्लिकेशन आ गई, तो वो भी उस डाटा का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कोई डाटा सेंड किया है 1011, तो वो 1011 ही आपको रिसीव होना चाहिए एंड पे जाके, ये ना हो कि उसका जो कोई एक बिट चेंज होती है तो आपको पता है कि पूरे पूरे डाटा का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। हम डिजिटल मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आप जितने कंप्यूटर सिस्टम्स है वो बाइनरी की फॉर्म में काम करते हैं। तो डाटा की इंटेग्रिटी जो होती है उसको भी आपने चेक करना होता है। उसके अलावा बैकअप्स लेते हैं बाकायदा से आपके सर्वर मशीन के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा होता है उनके एक डेली की जो है बैकअप्स वगैरह वो सेट हुए होते हैं, शेड्यूल किया होता है कि इतने टाइम के बाद, जिस तरह आप देखते हैं व्हाट्सएप का बैकअप है रात को मतलब 2 बजे के करीब आपका ऑटोमेटिकली, अगर आपने वहाँ से ऑन किया हुआ है कि आपका डेली बैकअप हो, तो रात को 2 बजे जो है वो ऑटोमेटिकली आपका बैकअप ले लिया जाता है। और उस बैकअप को लेके आपके गूगल ड्राइव के ऊपर जो भी आपका गूगल अकाउंट होता है उसके ऊपर जो आपको फ्री स्पेस मिली होती है 15 GB, वहाँ पे जाके उसी फाइल को स्टोर कर दिया जाता है ताकि आपका जितना भी डाटा है वो सेफ रहे। उसके अलावा आपने अपने उन सर्वर्स को तमाम चीज़ें मतलब उन सर्वर्स को परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद जो है उन सर्वर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, बाकी सारी चीज़ें डन हो गई तय हो गई। अब आपने उन सर्वर्स को कन्फिगर करना है, इंस्टॉल करना है, मतलब अपने डाटा सेंटर्स के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा उनके अंदर आपने अपने डाटा सेंटर्स के अंदर अपने सर्वर्स को कन्फिगर और इंस्टॉल करना है।
तो इसमें आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी लिखी है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जब आपने एक हार्डवेयर परचेज़ कर लिया तो आपको पता है कि एक हार्डवेयर के बगैर एक सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता और एक सॉफ्टवेयर के बगैर एक हार्डवेयर नहीं चल सकता। तो आपको उन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए उनके ऊपर कोई ना कोई इस तरह के एक सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं वो इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल करते हुए आप क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को उन हार्डवेयर के ऊपर आप डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको बताया, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। मोस्टली जो आपके पास सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स के ऊपर ही जो है वो कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल होते हैं। वैसे विंडोज़ भी, आपका विंडोज सर्वर जितने भी हैं ये भी सिक्योर हैं, लेकिन वो लिनक्स और यूनिक्स इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके पास जितने भी काम हो रहे हैं वो कमांड लाइन बेस्ड हो रहे होते हैं। लेकिन अब तो यूनिक्स और लिनक्स भी जो है वो GUI बेस्ड सर्वर्स हैं, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए, ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए आपके पास वो कमांड लाइन सर्वर जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ये वही बात जो आपको मैंने ऑफ साइड प्रेमिसेस की बात की कि आप रिमोटली एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या कंसोल्स वगैरह को यूज़ करते हुए आप रिमोटली चीज़ों को वहाँ पे जो है जितने भी सर्वर्स वगैरह पड़े थे उनको आप मेंटेनेंस का जो भी काम हो वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी KVM क्या चीज़ है? KVM बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा स्विच कह लें जिसको यूज़ करते हुए आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर या मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर किसी एक हार्डवेयर को, मतलब आप कीबोर्ड एक यूज़ करें लेकिन उस वो एक जो कीबोर्ड होता है वो मल्टीपल जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स, आप एक रैक के अंदर 3 या 4 कंप्यूटर पड़े हैं तो उन 3-4 कंप्यूटर्स के लिए आपको 3-4 कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही जगह पर बैठे हैं। तो आप इस KVM स्विच के थ्रू या इस डिवाइस के थ्रू इसको यूज़ करके आप उस एक कीबोर्ड को मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल सिस्टम्स से काम ले सकते हैं। आप एक कीबोर्ड या से एक किसी भी डिवाइस को, स्पेसिफिकली कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा, आप माउस कीबोर्ड या इस तरह की कोई भी जो एक्सटर्नल USB टाइप डिवाइस होती है उसको आप इस KVM स्विच के साथ लगा के तो उसका मल्टीपर्पज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। जस्ट अ मिनट प्लीज़। कल हम इंशाल्लाह जो है अपने डिफरेंट तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनका एक कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आपको उन सर्वर्स के, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंट नज़र आया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं उसके अंदर, उसके कंपैरेटिवली लिनक्स जो है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इन तमाम सर्वर जितने भी हैं उनको हम देखेंगे।